तो विद्यार्थी, ये वीडियो जो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम सभी देखेंगे सेमेस्टर 4 के का जो 7वां पेपर है। ठीक है, 7वां पेपर इस सेमेस्टर 4 में आपको 3 पेपर पढ़ना है, 5, 6 और 7। 5वां पेपर है मानव भूगोल, 6वां पेपर है भारत एवं बिहार का भूगोल, 7वां पेपर है भूगोल में सांख्यिकी विधियां। ठीक है, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ स्टेटिस्टिकल मेथड इन ज्योग्राफी। तो ये 7वां पेपर है जिसका लिखित परीक्षा भी आपको देना होगा। जैसे 3rd सेमेस्टर में आपने दिया था, वैसे ही आपको 4th सेमेस्टर में ये प्रैक्टिकल का ही पेपर जो है आपको देना पड़ेगा लिखित में। तो आइए इसके हम सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं और इसका एक यूनिट हम लोग इस वीडियो में कवर भी करेंगे। तो विद्यार्थी, आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको जो भी प्रश्न कैसे आ सकते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले सिलेबस देखते हैं, जिस सिलेबस को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो आपका सिलेबस ये है, 4 यूनिट में आपके सिलेबस को बांटा गया है लिखित को। और इसमें जो पहला वो है यूनिट है यूजेज ऑफ डाटा इन ज्योग्राफी, मतलब भूगोल में आंकड़ों का प्रयोग। ठीक है, आंकड़ा हम नाम सुने होंगे। तो आंकड़ा क्या होता है? सूचनाओं का सांख्यिकी प्रदर्शन। जो अंकों में जब हम आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, जैसे यदि हम बात करें कि, तो ठीक है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि आंकड़े क्या है। फिर इसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड इन ज्योग्राफी। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। सांख्यिकी विधियों का हमारे भूगोल में क्या महत्व है। इसके बाद सोर्स एंड टाइप्स ऑफ डाटा। जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के स्रोत क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में। एंड स्केल ऑफ मेजरमेंट, और उन आंकड़ों को मापते कैसे हैं, कैसे उसमें टेबुलेशन करते हैं, कैसे सारणीकरण करते हैं। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग विचार करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो विद्यार्थी, जैसा कि हम सभी भूगोल में सांख्यिकी का जब भी बात आता है, जैसे सांख्यिकी क्या है, तो सांख्यिकी के लिए आपको बता दें कि जब हम संख्याओं के रूप में कोई भी सूचना है उसको यदि हम प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रकार की सूचनाओं को हम क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। और इस सूचनाओं के द्वारा हम क्या करते हैं? कोई निष्कर्ष निकालते हैं। यदि भविष्य की कोई योजना बनानी होती है तो उसके बारे में हम प्रयोग करते हैं। जैसे यदि हम बात करें कि बहुत प्रकार के आंकड़े इकट्ठा कर दिए जाते हैं। जैसे सबसे सरल आंकड़ा आपको बता दें कि जैसे जनसंख्या है, वो जब जनगणना होती है तो लोगों की गणना करके और एक एक व्यक्ति के बारे में, उनके साक्षरता के स्तर, उनके उम्र के स्तर, उनके लिंग के अनुपात, उनकी संख्या, इन सब बिंदुओं पर हम जैसे सर्वे करते हैं और उसके बाद आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। तो इस तरीके से भूगोल में क्या है, सूचनाओं को हम जब संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम आंकड़े कहते हैं। और जब आंकड़ों को हम परिष्कृत करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसका रूप परिवर्तन करते हैं, अपने हिसाब से उसको उपयोग करते हैं, तो इस पूरे प्रक्रिया के समूह को हम सांख्यिकी कहते हैं, स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। तो इस टॉपिक में अभी हम लोग बारी बारी से, तो यूजेज ऑफ डाटा इन ज्योग्राफी, इस मुद्दे पर अभी हम बात करें। तो बच्चों, हम देखेंगे कि भूगोल में सांख्यिकी विधियों का क्या महत्व है। तो विद्वान है, उनका नाम है प्रोफेसर मार्शल। इन्होंने कहा है कि सांख्यिकी वे तृण है जिनसे मुझे अन्य विद्वानों की भांति ईंटें बनानी होती है। कहने का मतलब क्या होता है कि जब हम सूचनाओं को धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं तो बाद में उससे बहुत प्रकार के निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे जनगणना होती है एक बार, तो जनगणना होने के बाद उससे, जनगणना में तो केवल लोगों की संख्या को गिन लिया जाता है, लेकिन जब वैज्ञानिक, जब सामाजिक वैज्ञानिक या भूगोलवेत्ता के पास उस प्रकार के आंकड़े आते हैं, या नीति नियामक जो नीतियों को बनाते हैं उनके पास जब आंकड़े आते हैं, तो उससे विभिन्न प्रकार के निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे किसी गांव में यदि साक्षरता का स्तर कम है तो उसके नियोजन के लिए उस क्षेत्र में हमको स्कूल, कॉलेज या अन्य शिक्षण संस्थानों की स्थापना करनी होती है। तो आंकड़ों का बहुत ही महत्व है विद्यार्थी। आगे इसमें देखिए, भूगोल में सांख्यिकी विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले आंकड़ों का संकलन। तो सबसे पहला जो सांख्यिकी का वो शुरुआत होता है, उसमें क्या करते हैं? हम डेटा का कलेक्शन करते हैं, आंकड़ों का संकलन करते हैं।
आंकड़ों का संकलन करने के बाद उसको हम वर्गीकृत करते हैं। हमको क्या चीज, किस प्रकार की जानकारी उन आंकड़ों से लेनी है, उन कच्चे आंकड़ों से, उसको हम फिर अपने हिसाब से उसको हम वर्गीकृत करते हैं, अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। इसके बाद जब हमको उससे कोई, जैसे अभी हमने आपको बताया था साक्षरता के स्तर को करने के लिए, तो उससे प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि यदि साक्षरता का स्तर कम है या गरीबी का स्तर कम है तो बेरोजगारी के लिए तो वहाँ पे उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए या क्या होना चाहिए, इसके बारे में फिर उन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है अपने अपने तरीके से, तथा निर्वचन या व्याख्या। तो ये संपूर्ण जो क्रियाकलाप है, आंकड़ों को इकट्ठा करने से लेके उनको वर्गीकृत करना, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, तुलना, निर्वचन, उनकी व्याख्या करना, ये सभी का सभी जो है पूरा, ये पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं, और इसी प्रयोग को हम सांख्यिकी विधियां कहते हैं। तो विद्यार्थी आप समझने का इसको प्रयास करेंगे कि आंकड़ों का क्या है, आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनको वर्गीकृत करना, उनको फिर अपने सुविधा के हिसाब से प्रस्तुत करना, उनका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, ये सब। तो सांख्यिकी में क्या करते हैं विद्यार्थी, इसमें हम केवल मात्रात्मक पक्ष का तात्पर्य होता है कि जिसको हम नापा जा सके, इसका मात्रा हो सकते हैं, जिसको हम गणित में प्रयोग किए जा सकते। और गुणात्मक पक्ष कहने का मतलब जैसे वहाँ की विशेषता, जैसे हम आपसे कहें कि यदि बिहार का जनसंख्या साक्षरता कम है, साक्षरता दर तो कम है, यह कहना गुणात्मक हो गया कि साक्षरता दर कम है, मतलब हमने उसको संख्या में नहीं बताया। लेकिन मात्रा में यदि हम कहें कि बिहार का जो साक्षरता दर है वो 64% है, तो यह क्या दिखाता है, यह अंकों में दिखाता है, यह बताता है कि मात्रा कितनी है, मतलब 100 में कितने लोग साक्षर हैं। तो इस तरीके से जब हम गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों लक्षणों को हम प्रदर्शित करते हैं, तब जाके ये सांख्यिकी की पूर्णता होती है। मतलब सांख्यिकी में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही लक्षणों को दिखाया जाता है। तो विद्यार्थी इसी प्रकार के आप जो भी आप यहाँ नोट्स देख पा रहे हैं, बच्चों के द्वारा बनाया गया नोट्स है, तो जिसके माध्यम से मैं सोचा कि आप तक सूचना कम से कम पहुंचे कि कितना आपको लिखना है, पढ़ना है। अब आते हैं आंकड़ों पे कि आंकड़े होते क्या है। तो अभी हमने कई बार आपको बताया कि किसी भी सूचना का संख्यात्मक प्रदर्शन, ठीक है ना, जब सूचना को हम संख्याओं में जब प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम आंकड़े कहते हैं। अब ये क्या हो सकता है, जैसे ये विभिन्न भौगोलिक पक्षों जैसे उच्चावच, जलवायु, चट्टान, मृदा, वनस्पति, जीव जंतु, कृषि, पशुपालन, खनन उद्योग, व्यापार, यातायात, जनसंख्या, नगरीकरण, किसी से भी संबंधित हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल हम आपको लेते हैं, जैसे ये जलवायु के बारे में। यदि जलवायु का आंकड़ा क्या हो सकता है, जैसे हम कहें कि आज किसी भी स्थान, जैसे हम कहें कि किसी जिले की आज तापमान इतना है, तो कल तापमान अलग होगा, 2 महीने बाद का तापमान अलग होगा। तो इस प्रकार से क्या है, ये सूचनाओं का संख्यात्मक प्रदर्शन हो गया। उच्चावच की बात करें तो कहेंगे कि यदि कोई मैदानी क्षेत्र है तो उसकी ऊंचाई कितनी है, या कोई बेसिन है, नदी बेसिन, तो उसकी गहराई कितनी है, उसमें नदी में जल की मात्रा कितनी है। तो ये क्या है, यदि हम संख्याओं के रूप में इसका प्रदर्शित करते हैं, तो जब संख्याओं के रूप में जब हम किसी भी सूचना को हम बताते हैं तो इसी को विद्यार्थी हम आंकड़े कहते हैं। आंकड़ों का महत्व क्या है, भूगोल क्या है, भूगोल कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि रेखा चित्र मतलब डायग्राम और मानचित्रों के बिना भूगोल क्या है, भूगोल गूंगा है, मतलब उसके में कोई जानकारी, यदि जब तक हम कोई आंकड़ों को नहीं बताते हैं, तो जैसे हम कहें कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, तो कितनी अधिक है यह जानकारी होना चाहिए कि भारत की जो जनसंख्या है वह विश्व में प्रथम स्थान रखती है, और 2011 के अनुसार 1 अरब 21 करोड़ थी, अब वो बढ़ के काफी हो गई, 1 अरब 25-26 करोड़ जो भी है, वो भी आंकड़े अभी जब जनगणना पूर्ण होंगे तो आएंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आंकड़ों के बिना क्या है, भूगोल का ज्ञान जो है वो अधूरा होता है। तो ये आंकड़ों का महत्व जब आप हेडिंग डाल के लिखेंगे तो इसी तरीके से आपको अपने प्रैक्टिकल की फाइल पर लिख के लाना है। अब आते हैं तीसरा जो टॉपिक महत्वपूर्ण है, वह है आंकड़ों के स्रोत, कैसे आंकड़े इकट्ठा कैसे होते हैं। आइए विद्यार्थी इसके बारे में देखते हैं। तो आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आंकड़ों के स्रोत जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया प्राथमिक आंकड़ा और दूसरा होता है द्वितीयक आंकड़ा।
यह बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। प्राथमिक आंकड़ा, ये प्राथमिक आंकड़े किनको कहते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके प्राप्त करने की विधियां क्या क्या है इसको जानेंगे। तो पहला है व्यक्तिगत प्रेक्षण, दूसरा है साक्षात्कार, तीसरा है प्रश्नावली, चौथा है अनुसूची और पांचवा अन्य विधियों से भी प्राथमिक आंकड़े। अब आते हैं इसकी परिभाषा पे। ये प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े दोनों अलग अलग होते हैं, इनके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो पहले प्राथमिक आंकड़ों के बारे में जानते हैं विद्यार्थी। तो इसकी जो परिभाषा है विद्यार्थी, ये प्राथमिक आंकड़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ऐसे आंकड़े जो किसी शोधकर्ता के द्वारा द्वारा स्वयं या संस्था द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, इन्हें स्वयं पूछकर या प्रश्नावली बनाकर एकत्रित किया जाता है, तो उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। अब आप लोग को थोड़ा सा बोलचाल की भाषा में बता दें। जब आप जैसे किसी गांव में आपको मैंने टास्क दिया कि आप किसी गांव में चार परिवारों के बीच में जाएंगे और पता करेंगे कि वहाँ कितने लोग हैं और कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं। ठीक है, उनकी आयु के हिसाब से उनके घर की लोगों की संख्या को आप गणना करेंगे। तो सर्वे करने के लिए जब आप जाते हैं, प्रत्येक घर में जाते हैं और उनके लोगों को आप पूछ के जो जानकारी हमने बोली है उसको आप इकट्ठा करते हैं। तो विद्यार्थी ये हो गया प्राथमिक आंकड़ा। इसमें जो इकट्ठा करने वाला व्यक्ति है वो स्वयं जाता है। ठीक है, जैसे जनगणना का कार्य होगा तो जनगणना के लिए आपके घर जो भी व्यक्ति जाएगा, तो जब वो इकट्ठा करता है वो अपने यहाँ लिखता है, सूचनाओं को लिखता है, तो वो आंकड़े जो हो गए वो प्राथमिक आंकड़े। तो इसके विधियां जो हैं वो क्या क्या हो गई। तो इसमें व्यक्तिगत प्रेक्षण का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जाकर प्रत्यक्ष रूप से आंकड़े इकट्ठा करता है। आप देख पा रहे होंगे कि व्यक्तिगत में क्या होता है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन में वो व्यक्ति खुद जाता है और आंकड़ों को इकट्ठा करता है। इसमें प्रेक्षक क्षेत्र में स्वयं जाता है। ठीक है, और अपने जिस प्रकार की उसको आंकड़े की जरूरत है उस प्रकार की आंकड़ों को इकट्ठा करता है। तो पहली विधि हो गई व्यक्तिगत प्रेक्षण। दूसरा हो गया साक्षात्कार। जब हम साक्षात्कार करते हैं, साक्षात्कार का किसी से बातचीत करके और उससे सूचना प्राप्त करते हैं, तो यह भी क्या हो गया, ये इससे भी जो आंकड़े इकट्ठे होते हैं उसको हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। विद्यार्थी, हम लोगों ने देखा कि प्राथमिक आंकड़े के दो स्रोत, एक व्यक्तिगत प्रेक्षण और दूसरा हो गया साक्षात्कार। तो व्यक्तिगत प्रेक्षण में कभी क्या होता है कि बहुत चीजें को जो शोधकर्ता है वो स्वयं देख के ही कर लेता है, लेकिन साक्षात्कार में क्या होता है कि जब वो जाता है तो अपने उद्देश्यों के बारे में बताता है। ठीक है, और उद्देश्यों के बारे में बताने के बाद उससे वो सूचनाओं को मांगता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे कि इन दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि व्यक्तिगत प्रेक्षण में कुछ बातें जो हैं वो स्वयं देख के, जिनको वो नहीं चाहते हुए भी उन सूचनाओं को प्राप्त करता है, और साक्षात्कार में उसको अपने उद्देश्य के बारे में बताना होता है और उससे सूचनाएं जो है प्राप्त करता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं उसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप लिख सकते हैं। आगे देखेंगे तीसरी जो विधि है प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने की, वो है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली में क्या होता है कि जो आंकड़ा इकट्ठा करने वाला व्यक्ति है वो कागज पर कुछ प्रश्नों को बनाता है और उनसे हाँ ना में या उनसे संख्यात्मक जो है सूचनाओं को प्राप्त करता है। देखिए लिखा है, इसके अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र से संबंधित वांछित जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली बनाई जाती है। प्रश्नावली वही आपको पेपर टाइप का, जैसे आप परीक्षा में देते हैं वैसे ही परीक्षा में वैसे ही आपको उसमें क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसको, लेकिन इस प्रश्नावली की बहुत सीमाएं हैं। सीमाएं कहने का मतलब ये कि इसकी कुछ उपयोगिता भी है और कुछ इसकी कमी भी है। जैसे इसकी उपयोगिता ये है कि हमको बड़े क्षेत्र पर यदि करना है तो हम बड़े क्षेत्र पर भी हमको सर्वे करना होता है। हम क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन छाप के और भेज देते हैं उन जगहों पे, और वहाँ जो जिससे सूचना प्राप्त करना है वो व्यक्ति क्या करता है, वो आपकी सूचनाओं को पढ़ के और उत्तर दे के और भेज देता है। तो इससे हम बड़े क्षेत्र पर कम समय में हम इकट्ठा सूचना कर सकते हैं। लेकिन यदि इसकी सीमा क्या है कि बहुत से क्षेत्रों में यदि वो आपके जो प्रश्न पूछे गए हैं बहुत से लोग जवाब देना नहीं चाहेंगे, या बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे उस तरह के नहीं हैं, तो हो सकता है कि वह उनको, तो इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ लेकर प्रश्नावली दूर दराज के क्षेत्रों में भेजी जा सकती है, ये इसका गुण हो गया। लेकिन जहाँ साक्षरता का स्तर निम्न है वहाँ पर यह विधि जो है वो उपयोगी
नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली के बारे में आप थोड़ी सी इसकी सीमाएं हैं, कुछ विशेषताएं हैं। अगला आते हैं शेड्यूल, अनुसूची। विद्यार्थी हम लोगों ने देखा था चौथा जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली में जो सूचना इकट्ठा करने वाला व्यक्ति है वो उसको क्वेश्चन दे देता है, उससे उत्तर प्राप्त करता है। इसमें उत्तर देने वाला व्यक्ति ही केवल सूचनाओं को उत्तर देता है, जबकि अनुसूची में क्या है, अनुसूची में एक प्रश्नावली की तरह ही होती है, लेकिन इसमें जो उत्तर लेने वाला व्यक्ति है वह उत्तरों को भरता है, केवल मुंह से मौखिक पूछता जाता है और उत्तर जो है वो भरता जाता है। तो इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें शिक्षित और अशिक्षित दोनों व्यक्तियों से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। तो अभी हम लोगों ने देखा जो चौथी विधि थी अनुसूची। इसके बाद अन्य विधियों में क्या होता है कि जैसे यदि हमको किसी क्षेत्र के मृदा जल के गुण से संबंधित, जैसे मिट्टी में कौन कौन से तत्व हैं क्या हैं, यदि इसका हमको परीक्षण करना है तो हम मिट्टी को ले आते हैं लैब में, और लैब में उसको हम जांच करते हैं, और जांच करने के बाद निष्कर्ष निकलता है उससे कि क्या क्या उसमें क्या गुण दोष है। जैसे कोई पोखर है या कोई तालाब है, उसमें नदी में जल की गुणवत्ता प्रदूषित है या नहीं है, तो जल को भर के लेके आना और प्रयोगशाला में उसका प्रयोग करके और उससे आंकड़े प्राप्त करना। तो इस तरह की जो विशेषताएं हैं, जैसे हमको किसी जगह का तापमान संबंधी यदि हमको आंकड़ा लेना है, वर्षा संबंधी, तो हम खुद अपने यंत्रों के द्वारा जो सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, तो ये अन्य विधियों के अंतर्गत आ गए। तो विद्यार्थी हम लोगों ने देखा कि प्राथमिक जो आंकड़े हैं वो कौन से आंकड़े हैं, जिनको स्वयं सर्वेक्षण करने वाला व्यक्ति या प्रेक्षण करने वाला व्यक्ति स्वयं इकट्ठा करता है, तो इसको हम प्राथमिक कहते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा माइन्यूट इसमें, द्वितीयक आंकड़े क्या हो गए। तो द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो पहले से छपे छपाए होते हैं, ठीक है, या पहले से किसी ने गणना किया, उस आंकड़ों का लेके जब हम उपयोग करते हैं तो उसे हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। तो आइए देखते हैं द्वितीयक आंकड़ों में, इनको हम इंग्लिश में सेकेंडरी डाटा भी कहते हैं, जिन्हें प्रकाशित या अप्रकाशित, प्रकाशित और अप्रकाशित में थोड़ा सा अंतर है, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, से प्राप्त किया जाता है। इन्हें क्षेत्र में जाकर एकत्रित नहीं किया जाता है, यही अंतर है। बल्कि पहले से प्राप्त आंकड़ों को, पहले से जो प्राप्त आंकड़े मतलब किसी ने इकट्ठा किया हुआ, उससे अपनी आवश्यकता के अनुसार आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, इसे द्वितीयक आंकड़े कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक आंकड़े में क्या होता है, जो व्यक्ति है वो स्वयं जाके जो सूचना का स्रोत है वहां से आंकड़े लेता है, और द्वितीयक आंकड़ों में क्या होता है, पहले से किसी ने कर रखा है उसको वो प्रयोग करता है। जैसे थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देते हैं, यदि हमने कहा कि आपको गांव के प्रत्येक घरों में कितने लोग हैं इनकी संख्या आपको निकालनी है, तो आप जब स्वयं जाके घर घर जाके और आंकड़ा इकट्ठा करेंगे तो ये हो गया प्राथमिक आंकड़ा। लेकिन कुछ बहुत समझदार व्यक्ति है, यदि वो चाहता है कि नहीं हम इकट्ठे बैठ के कहीं से हम आंकड़े ले लें, तो वो मुखिया के पास जाता है। मुखिया के पास लगभग उसके पास अपना रिकॉर्ड रहता है कि कितने गांव में कितने परिवार हैं, कितने महिला पुरुष हैं, या यूं कहें कि जनसंख्या विभाग, जनगणना विभाग एक सांख्यिकी विभाग होता है प्रत्येक जिले में, वो प्रकाशित करता है हर गांव में जनसंख्या का सूचना, हर ब्लॉक में कितने जन लोग हैं, ये सब की सूचनाओं को इकट्ठा उसमें छाप के रखा होता है बुक में। तो उस यदि आंकड़ों को आप लेके और सीधे बता दें, जैसे प्राथमिक आंकड़े का क्या है दायरा, प्राथमिक आंकड़ों को यदि हम कहेंगे तो वो किसी कम क्षेत्र पर ही किए जा सकते, लेकिन द्वितीयक आंकड़ा हम चाहेंगे तो पहले से गणना हुई है उस गणना के हिसाब से हम जो है सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, तो द्वितीयक आंकड़ों का वही जो अभी मैं बता रहा था कि सरकारी विभाग है उसमें जब हर हमेशा प्रकाशन होता है, प्रकाशन माने छपाई, किताबें वगैरह छपती हैं, बुकलेट। अर्ध सरकारी, अंतर सरकारी, अर्ध सरकारी जो होते हैं वो भी कुछ विभाग हैं उनके द्वारा प्रकाशित होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, निजी प्रकाशन, कोई प्राइवेट एजेंसी भी कभी कभी सर्वे करती है और वो प्रकाशित करती है। इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन, तो ये स्रोत हो गए प्रकाशित स्रोत, मतलब ये सूचनाएं जो है आपको रिजर्व रूप से कहीं ना कहीं से आपको मिलेगी और ये पब्लिकली जो है उपलब्ध है। कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जो कि गूढ़ होते हैं, जिनको हम सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके भी क्या है
कि उस पर भी सरकार जो है अपने हिसाब से उस आंकड़ों को रखती है, और उसका लिमिटेशन होता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है, कुछ निजी अभिलेख। तो इस प्रकार से प्रकाशित स्रोत जो हो गया, अभी हम इसमें इसकी व्याख्या देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो प्रकाशित स्रोत में जो कि हम प्रकाशन करते हैं और वो सबके लिए उपलब्ध होती है, इस तरह के जो आंकड़े हैं सरकारी, तो इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालय, ठीक है, विभागों के द्वारा तथा जिला के बुलेटिन जो हैं, जिला के जो सांख्यिकी ऑफिस है, वो जो है द्वितीयक आंकड़ों के साधन स्रोत होते हैं, और इनके सहायता से आप क्या कर सकते हैं, सूचना जो है प्राप्त कर सकते हैं। अर्ध सरकारी में जैसे नगर विकास प्राधिकरण हुआ, विभिन्न प्रकार के नगरों और शहरों के नगर निगम और जिला परिषदों के जो प्रकाशन है, इनके रिपोर्ट जो है इनको अर्ध सरकारी के अंतर्गत रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन के अंतर्गत जैसे साल भर पे या 6 महीने पे विभिन्न प्रकार के ऐसे संस्थाएं हैं जो कि क्या करते हैं, अपना सूचनाओं को प्रदर्शित करते हैं, वो सर्वे करते रहते हैं, जैसे WHO हो गया, FAO हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह के जो संस्थाएं हैं ये भी क्या करती हैं, आंकड़ों को प्रकाशित करती है। इसके बाद आते हैं निजी प्रकाशन। निजी प्रकाशन में जितने समाचार पत्र और निजी संस्थाओं के द्वारा प्रकाशित होने वाली जो वार्षिकी पुस्तिका है और प्रबंध जो है, ये आपके निजी प्रकाशन में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत इंटरनेट के माध्यम से जो भी है, इसको देख के भी हम, जैसे हम आपसे कहें कि हमको बिहार के प्रत्येक जिले में या झारखंड के प्रत्येक जिलों की हमको जनसंख्या बताइए, तो अब क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और तुरंत आपने टाइप किया बिहार की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या को जिलेवार दिखाइए, तो जिलेवार आपको प्रत्येक जिले का नाम, उसका जनसंख्या, स्त्री पुरुष सब छप के आ जाता है। तो इस प्रकार क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी क्या हो गया है, द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत के रूप में एक महत्वपूर्ण बन के उभरा है। ठीक है। अप्रकाशित स्रोत के अंतर्गत देखेंगे, इसमें अप्रकाशित स्रोत मोनोग्राफ तथा प्रलेख जो है मुख्य रूप से शामिल है। ये विभिन्न प्रकार, जैसे गांव का पटवारी है, तो ये जो है अप्रकाशित, जैसे वो सूचना, जैसे हमको जितने कम क्षेत्र पर चाहिए, जैसे हमको गांव का कोई व्यक्ति जाता है जमीन को बेचने या खरीदने के लिए, रजिस्ट्री कर, तो उसके लिए जो राजस्व या टैक्स इकट्ठा करने के लिए जो गांव के जो अधिकारी हैं उनके पास से जो सूचना हम प्राप्त करते हैं, तो इसको हम सरकारी प्रलेख के अंतर्गत आते हैं। ये प्रकाशित अप्रकाशित के अंतर्गत आएगा। अर्ध सरकारी में विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, विकास योजनाएं, ये अर्ध सरकारी सूचना स्रोतों के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लेके इसको आप लिख लेंगे, या किसी अन्य स्रोत से आप इन सूचनाओं को आप जरूर लिख लीजिएगा। निजी प्रलेख के अंतर्गत जैसे कोई कंपनी है, जैसे टाटा कंपनी है या रिलायंस कंपनी है, तो उनके जो अपने खुद के जो आंकड़े हैं, या कोई व्यापार ट्रेड यूनियन बना हुआ है उसका, कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उनका, जो विभिन्न प्रकार के उनके निजी प्रलेख हैं जो कि अप्रकाशित के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो इनका प्रयोग भी, ये आंकड़े भी जो है द्वितीय के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इसमें नोट क्या लिखा हुआ है। तो प्राथमिक आंकड़ों का क्षेत्र विस्तृत होता है, इसमें लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य क्या है कि प्राथमिक आंकड़े हम अपने आवश्यकता के अनुसार से हम उसमें परिवर्तन करते हैं, जिस प्रकार की सूचना हमको चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन यदि, और उस सूचना की सत्यता भी ज्यादा होती है। लेकिन यदि द्वितीयक स्रोत की बात की जाए तो द्वितीयक स्रोत में क्या होता है कि जो पहले से यदि गणना हुई है तो ही वो आंकड़े हमको मिल पाएंगे, अदरवाइज नहीं मिल पाएंगे। तो इस प्रकार से प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में बहुत ही अंतर है, और उन अंतरों के आधार पर कुछ प्राथमिक की सीमाएं हैं तो कुछ द्वितीयक की सीमाएं हैं। जैसे प्राथमिक आंकड़ों की सीमाएं ये हैं कि हम अपने आवश्यकता अनुसार कोई भी आंकड़ा हम इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि उसमें समय बहुत अधिक लगता है, सर्वेक्षणकर्ता को स्वयं जाना पड़ता है, यह महंगा होता है, और एक छोटे क्षेत्र विशेष पर यह काम कर सकता है। लेकिन जब बड़े क्षेत्रों पर काम करने की बात होती है तो उसमें हमको द्वितीयक आंकड़ों का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उसको वह बहुत जल्दी से मिल जाते हैं और बहुत सुलभ होते हैं, वो सस्ते भी पड़ते हैं।
तो इस तरह से प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में काफी अंतर भी है। तो आप लोग विद्यार्थी इस प्रश्न को आप जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला जो टॉपिक था आपके सिलेबस में, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तो आंकड़ों का संग्रहण। ठीक है, तो आंकड़ों का संग्रहण क्या होता है? जब हम आंकड़ों को, सूचनाओं को जब हम जाके किसी विधि से, प्राथमिक या द्वितीयक किसी विधि से जब हम कलेक्ट करते हैं, तो ये आंकड़े क्या होते हैं? ये रॉ मटेरियल होते हैं, कच्चे होते हैं, अपरिष्कृत होते हैं। ठीक है, जैसे जब जनगणना होगी तो आपसे केवल नाम, जो भी डिटेल है एक व्यक्ति के बारे में, जो अधिकतम सूचनाएं है वो प्राप्त करेगा, लेकिन हमको उसमें से कौन सी सूचना लेनी है, इसके लिए हमको विश्लेषण करना पड़ता है आंकड़ों का। तो इसलिए तो जो प्राथमिक आंकड़े जो हम इकट्ठा करते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं? अपरिष्कृत होते हैं और कच्चे होते हैं। इनका क्या करते हैं? हम वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, इसके बाद टेबल बनाते हैं। ठीक है, और तब जाके वो क्या हो पाते हैं? अधिक उपयोगी और लाभकारी होते हैं। तो आंकड़ों का संग्रहण होना, आंकड़ों को वर्गीकृत करना, उनका सारणीकरण करना, तब जाके हम आंकड़ों का क्या कर सकते हैं? विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो आंकड़े संग्रहित होते हैं उनको हम, उनका कैसे प्रस्तुतिकरण करते हैं, क्या निरपेक्ष प्रतिशत या संकेतक सूची कैसे बनती है, इसको हम जानते हैं। तो प्रेजेंटेशन क्या होता है? जब आंकड़ा इकट्ठा हम करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम निरपेक्ष आंकड़े कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी प्रदेश की जनसंख्या, क्षेत्र की जनसंख्या, या वहाँ का उत्पादन जो होता है उसको नापने के लिए। ठीक है, अब प्रतिशत आंकड़ों को क्या करते हैं? प्रस्तुतिकरण में हम उसका प्रतिशत या अनुपात भी कई विधियों से निकालते हैं। जैसे आप नीचे वाला आंकड़ा आप देख पा रहे हैं कि ये निरपेक्ष आंकड़ा है। आंकड़ा में क्या दिया गया? राज्य दिया गया, व्यक्ति दिया गया है, जनसंख्या पुरुष दिया है, महिला जनसंख्या दिया है, कुल व्यक्ति कितने हैं, ये पुरुष जनसंख्या हो गई, ये महिला जनसंख्या। तो इस प्रकार से ये जो आंकड़े हैं, इस प्रकार के ये निरपेक्ष आंकड़े हैं, ये सीधे सीधे आंकड़े आपको दिखाए गए। अब इसका जब कभी मान लीजिए प्रतिशत हमको निकालना होता है, जैसे उससे कुछ फाइंडिंग करनी है, मैंने यदि हम 1901 की बात करें, तो यदि भारत की जनसंख्या दिया है जनगणना का, तो 1901 में कितने लोग नगरीय थे? ठीक है, तो नगरीय जनसंख्या, नगरों में रहने वाले कितने? तो 2 करोड़ 54 लाख थे। तो ये कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत हुआ, इसको निकालने के लिए हमको कुल, इसको जब हम प्रतिशत में निकालते हैं कि जैसे उस समय 2 करोड़ तो नगरीय हो गए, तो कुछ और भी संख्या रही होगी जो ग्रामीण नगरीय मिला के हो, तो उसमें से यदि 10.8% हो गया नगरीय, तो शेष जो है 89.16% जो हो गया, ये हो गया ग्रामीण जनसंख्या। तो इस प्रकार से नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या का जब हम अपने हिसाब से हम प्रतिशत में निकालते हैं, तो इसको हम प्रतिशत या अनुपात के रूप में भी हम ज्ञात कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि आंकड़ों का क्या है, बहुत प्रकार से हम उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सूचकांक भी बनता है। जैसे सूचकांक में दिया है 1950-51 में कितना उत्पादन हुआ, किसी भी वस्तु का एक उत्पादन की बात की गई है, तो ये हो गया, तो इसका सूचकांक मूल्य 100 हो गया। 1960-61 में 10 साल बाद ये बढ़ के इतना हो गया, तो यह कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वर्तमान का उत्पादन बटे में पूर्व का, जिससे हमको निकालना है कि उस सेशन से हम कितना बढ़ा। तो पहले के सेशन 323 से कितना बढ़ा, तो 550/23, और गुणे 100 करेंगे तो 170%। तो ये कहते हैं कि 170% की वृद्धि होगी। इस प्रकार से ये सूचकांक भी हम बनाते हैं। ठीक है, तो सूचकांक क्या है? एक सांख्यिकी माप है। तो सूचकांक देखो बच्चों, इसमें प्राथमिक आंकड़ों में जैसे पूछ सकता है आपसे प्रश्न टिप्पणी के रूप में कि प्राथमिक आंकड़ों में व्यक्तिगत प्रेक्षण या साक्षात्कार के बारे में बताओ। उसी तरीके से पूछ सकता है सूचकांक क्या है, सूचकांक से आप क्या समझते हैं। तो सूचकांक क्या है? एक सांख्यिकी माप है जिसमें चर, चर का मतलब होता है कोई बदलने वाली जो वस्तु संख्या होती है, उसको हम चर कहते हैं। भौगोलिक स्थिति या समय के होने वाले परिवर्तन को हम अभिकल्पित करते हैं, मापते हैं, दिखाते हैं। तो सूचकांक का फार्मूला क्या होता है? सूचकांक जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स को हम कहते हैं सिग्मा Q1/Q0। Q1 मतलब वर्तमान में जो है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा था उस आंकड़े में, तो Q1/Q0 गुणे 100। जैसे इसमें हम देखेंगे कि सूचकांक कैसे निकलता है, तो ये हो गया आपका, जैसे इस तीसरे वाले में देखते हैं, तो ये हो गया Q1। ठीक है,
और हमको किससे निकालना है, इस 323 से निकालना है। तो ये हो गया Q0, ठीक है। तो Q1/Q0 गुणे 100, तो आपको मान इतना आ जाएगा। तो इसे ही सूचकांक हम कहते हैं। अब अगला जो टॉपिक है, अब और 5 मिनट का वीडियो है। अगला टॉपिक है आंकड़ों का वर्गीकरण। तो आंकड़ा क्या होता है, जब आंकड़ों को हम कलेक्ट करते हैं तो उसको क्रमबद्ध और श्रेणीबद्ध करते हैं, ताकि उसको वो और आसान हो पाए और उसका उपयोग जो है वो और आसानी से हम कर सकें। तो इसी के जो उसको क्लासिफिकेशन करने की जो प्रक्रिया है, वर्गीकरण करने की प्रक्रिया है, उसमें कई गणितीय विधियों का भी उपयोग करते हैं। जैसे आवृत्ति वितरण, जैसे कोई संख्या यदि बार बार आई है तो उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत रखते हैं। इसका प्रयोग आवृत्ति वितरण यदि आप ये समझे रहेंगे तो आगे के सेकेंड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसमें माध्य माध्य का बहुलक पढ़ना है, तो उसको हमको समझने में आसानी होगी। तो ये इसको हम एफ से दिखाते हैं। जैसे कोई पद किसी वर्ग में कितनी बार आया है तो इसको हम आवृत्ति कहते हैं। और संचयी आवृत्ति क्या होता है, यदि कोई आंकड़ा है तो उसमें जैसे मान लीजिए 3 है, ये 7 है, ठीक है। तो इसका जब हम संचयी निकालते हैं तो 3 का 3 हो गया और 7 3 7 10 हो गया। तो इस प्रकार से उसको हम जोड़ते हैं तो संचयी बार हम आवृत्ति होती है। तो इसको भी हम लोग जब सवाल लगाएंगे तो देखेंगे। इस वीडियो में मेरा उद्देश्य ये था कि आप क्या क्या शब्द आपसे परिचित होने चाहिए, इसको आपको बता देना। तो साधारण आवृत्ति होती है, संचयी आवृत्ति होती है, और इसके बाद यदि आप लोग सवाल देखे होंगे इस तरीके से आपको सवाल भी आगे लगने हैं। तो उसमें एक होता है इंक्लूसिव मेथड एंड एक होता है एक्सक्लूसिव मेथड। तो अपवर्ती जो वृद्धि होती है उसमें क्या होता है कि जो दिए गए अंतराल हैं, यदि कोई 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, तो इस तरीके से यदि इसमें क्या है कि इस विधि में एक वर्ग की अंतराल उच्चतम सीमा अगले वर्ग के अंतराल की निम्न सीमा के बराबर होती है। जैसे 0 से 10 देख रहे हैं तो इसमें 10 से स्टार्ट होगा, फिर 20 देख रहे हैं तो 20 से स्टार्ट होगा। लेकिन समावेशी में क्या होता है कि 0 से 9 हुआ तो 9 के बाद 10 आएगा, तो वो 10 से 19 30। जैसे हम आपसे कहें कि यदि हमने 0 से 30 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या यदि हमको गणना करनी है तो उसमें वर्ग अंतराल में क्या होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि कितने विद्यार्थी 0 से 10 के बीच में है, कितने इसके बीच में है, कितने इसके बीच में है। और तो ये होता है। और दूसरे विधि से हम यदि विद्यार्थियों की संख्या को यदि लिखना है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, तो इस प्रकार से, तो इस विधि को हम कहते हैं समावेशी। इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में इंक्लूसिव। ये लिखने के क्रम में अभी पेन मेरे से अच्छा नहीं चल पा रहा है। चलिए आगे। तो इस टॉपिक को आप लोग अपनी किताब में जरूर पढ़ लेंगे। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जब इससे हम क्या करते हैं, जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, जैसे हम लोग ग्राफ पेपर पढ़े होंगे, तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। जब इस पर हम क्या करते हैं, जब हम आवृत्तियों का प्रदर्शन करते हैं, 2 या 2 से अधिक आवृत्तियों को, तो इससे जो ग्राफ बनता है इसको हम आवृत्ति बहुभुज बोलते हैं। इसके बारे में भी जब सवाल हम लोग लगाएंगे तो देखेंगे। तो विद्यार्थी, अभी हम लोग पढ़ रहे थे 4th सेमेस्टर में सांख्यिकी का पेपर। हमने प्रयास किया इस वीडियो के माध्यम से कि आप तक जो भी सिलेबस आपके फर्स्ट यूनिट में दिया गया उसको कवर किया जा सके। इन जहाँ जहाँ आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लिख सकते हैं। और प्रत्येक विद्यार्थी जो 4th सेमेस्टर में है अपना नाम और अपना मेजर या माइनर लिख के और यूनिवर्सिटी का रोल नंबर जरूर लिख के लास्ट में आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे, ताकि आपका जो ऑनलाइन के माध्यम से जो अटेंडेंस लगना है वो भी संभव हो पाए। तो आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।